हेलो एवरीवन। तो हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो न्यू क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं। ये पार्ट 11 है। इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो वो आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट पर सारी क्लासेस डली हैं। इस वीडियो में 50 तो नहीं 40 44-45 के आसपास क्वेश्चंस हैं, इनको हम करेंगे। और साथ ही इन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं, वो पुराने वाले जो क्वेश्चन है, पुराने वाली जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएंगे। भाई वो एग्जाम में आएंगे तो बहुत बढ़िया बात है ना। आपका पढ़ाया हुआ आएगा, आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आएगा, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ठीक है। और रही बात इन नए क्वेश्चंस की, तो निमी की तरफ से जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको मैं पढ़ा रही हूँ। भाई मेरा काम है पढ़ाना, आप लोगों का काम है पढ़ना। अगर पुराने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, आपका पढ़ा हुआ आ रहा है। और नए क्वेश्चन आएंगे तो भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस इन क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के रखा गया है। बाकी क्वेश्चंस तो वही हैं। ठीक है। क्लास में मैं आपको क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप भी साथ में पढ़ते जाया कीजिए। ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन और भी बेहतर होगा। एक तो आप साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन में पीडीएफ से रिवीजन करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे तो और आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊं तो साथ साथ में आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छी रोशनी, सही तापमान, कम शोर और कंपन के साथ एक आरामदायक वातावरण बनाए रखना डैश का एक उदाहरण है। अच्छी रोशनी, सही तापमान, कम शोर और कंपन के साथ एक आरामदायक वातावरण बनाए रखना डैश का एक उदाहरण है। तो वो है श्रम दक्षता शास्त्र। ऑप्शन सी राइट होगा, श्रम दक्षता शास्त्र। सेकंड क्वेश्चन है, एर्गोनॉमिक कार्य वातावरण डैश द्वारा बनाया गया है। एर्गोनॉमिक कार्य वातावरण डैश द्वारा बनाया गया है। तो वह अक्सर उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को आसान पहुंच के भीतर रखना, कंधों को आराम से पीठ और गर्दन की सीधी स्थिति बनाए रखना, गतिशीलता प्रदान करना और मुद्रा में परिवर्तन करना। तो ये तीनों ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि मोस्टली 90% जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, अगर ये ऑप्शन आता है उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ये सही होता है। मैंने अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं, उस एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि ये जो ऑप्शन है ये 90% सही होता है। अब ऐसा मत करना कि क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, ऑप्शन देखा सीधा उपर्युक्त सभी और आपने वो लगा दिया। क्या मैं बोली हूँ? 90%। तो इसमें आप धोखा खा सकते हैं। कैसे? आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चंस को पढ़ना, ऑप्शंस को देखना, तब ये ऑप्शन लगाना। ऐसे बिना देखे मत लगा देना, फिर आप बोलोगे कि मुझे ब्लेम करोगे कि मैम ने ये बोला था उपर्युक्त सभी लगा देना, 90% सही होता है, फिर आप ब्लेम करोगे। अगला है, किसी भी पुरानी बीमारी को संदर्भित करता है जो काम या व्यावसायिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप होती है। भाई एक स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ, मेरी स्पीड ही इतनी है। क्या? दोबारा पढ़ते हैं। किसी भी पुरानी बीमारी को संदर्भित करता है जो काम या व्यावसायिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप होती है। इसमें पूछ रहा है पुरानी बीमारी को संदर्भित करता है तो वो व्यावसायिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप होता है, तो वो है व्यावसायिक रोग। बीमारी की बात हो रही है, रोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डैश का उपयोग उपयोगकर्ता और मशीन दोनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। डैश का उपयोग उपयोगकर्ता और मशीन दोनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो वो है मशीन गार्ड। मशीन की सुरक्षा की बात हो रही है, यानी गार्ड, तो मशीन गार्ड। अगला है, स्वचालित रूप से बिजली काटने के लिए निम्नलिखित में से किस गार्ड का उपयोग किया जाता है? बिजली काटने के लिए निम्नलिखित में से किस गार्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो है इंटरलॉक गार्ड। ऑप्शन बी होगा, इंटरलॉक गार्ड। 6 नंबर क्वेश्चन है, मशीन गार्ड डैश में मदद करता है। मशीन गार्ड डैश में मदद करता है, तो वो करता है उपर्युक्त सभी। मशीन और ऑपरेटर की सुरक्षा में भी मदद करता है, मशीन के सुचारू संचालन और रखरखाव की अनुमति देता है, ये भी हो जाएगा, दुर्घटना को
रोकता है, दुर्घटनाओं को रोकता है क्या? मशीन गार्ड, मशीन और ऑपरेटर की सुरक्षा करता है मशीन गार्ड। मशीन के सुचारू संचालन और रखरखाव की अनुमति देता है और दुर्घटनाओं को रोकता है। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। 7th नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के जिम्मेदार उपयोग से डैश को लाभ होता है। पर्यावरण के जिम्मेदार उपयोग से लाभ होता है, किसे होता है? केवल वर्तमान जनसंख्या को नहीं, केवल भविष्य की पीढ़ी को नहीं, वर्तमान और आने वाली पीढ़ी दोनों को। ऑप्शन सी होगा राइट, वर्तमान और आने वाली पीढ़ी दोनों को इसका लाभ होगा। 8th नंबर क्वेश्चन, ओजोन रिक्तीकरण वायुमंडल की डैश परतों में होने वाली गड़बड़ी है। ओजोन रिक्तीकरण वायुमंडल की परतों में होने वाली गड़बड़ी है, तो वो बाहरी परतों में होने वाली गड़बड़ी है। ऑप्शन सी होगा राइट, बाहरी। 9th नंबर क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें डैश का उपयोग कम से कम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षित करने के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने की आवश्यकता है। कम से कम यूज करें हम लोग प्लास्टिक, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है। कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है। कीटनाशक, देखिए कोई खेती वगैरह होती है तो उसमें कीटनाशक डाले जाते हैं कि फसल में कोई कीड़े ना लग जाएं, खाद वगैरह डाली जाती है, तो ये क्या है? ये मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। ये जो कीटनाशक होते हैं, उर्वरक होते हैं, ये मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? मृदा प्रदूषण। ऑप्शन बी, मृदा प्रदूषण। 11 नंबर क्वेश्चन है, अपने दैनिक व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में 3 Rs पद्धति का पालन करते हैं तो हम डैश के उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं। 3 Rs पद्धति का पालन करते हैं तो हम के उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वो है प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, प्राकृतिक संसाधन। ये 3 Rs अभी हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ये 3 Rs क्या हैं। अगला है, वे पदार्थ जिन्हें अपघटित या नष्ट किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जिन्हें अपघटित या नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, वे क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल इनको कहा जाता है, जो नष्ट किए जा सकते हैं। अगला है, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उपयोगी की जाने वाले 3R पद्धति में शामिल है। 3R पद्धति में शामिल है, तो जो 3R है यानी कि R R R 1 2 3, ये 3R हैं। इस पद्धति में कौन कौन से शामिल हैं? तो भाई ये हो गया रेड्यूस, रिसाइकल, हाँ, रिसाइकल और रीयूज। तो ये 3 Rs हैं, रेड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला है, ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वास, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्म जागरूकता। ऑप्शन बी होगा राइट, आत्म जागरूकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आपकी पहचान नहीं बताता है? निम्नलिखित में से कौन आपकी पहचान नहीं बताता है? तो वो है एक परीक्षा में प्राप्त अंक। भाई एक परीक्षा में प्राप्त अंक आपकी पहचान नहीं बताता है। अगला है, डैश, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास जो क्षमताएं और गुण हैं वे आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास जो क्षमताएं और गुण हैं वे आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं, तो वो है व्यक्तिगत ताकत। व्यक्तिगत ताकत एक व्यक्ति के रूप में आपके पास जो क्षमताएं और गुण हैं वे आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। राइट हो जाएगा व्यक्तिगत ताकत। अगला है, ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और उन पर काम करने की आवश्यकता है, तो वो है व्यक्तिगत कमजोरियां। व्यक्तिगत कमजोरियां हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और उन पर काम करने की आवश्यकता है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है? व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है तो आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं, मेहनती नहीं, सक्रिय नहीं। क्या हो जाएगा? आलसी होना। आलसी होना एक व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है।
लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो है दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, जिन्होंने पुराने क्वेश्चंस पढ़े एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, उनको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। ठीक है, जरूर पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्वेश्चन वही है। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन है कि पुराने क्वेश्चन आएंगे कि नए क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन वही है। ठीक है, बस नजरिया बदल गया उसको पढ़ने का। अगर आप पॉजिटिव तरीके से इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और पॉजिटिव तरीके से इनका आंसर देंगे, तो जरूर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाएंगे। मेरा काम तो है बस पढ़ाना और आपका काम है ध्यान से पढ़ना। अगला है तनाव क्या है? तनाव क्या है? तो तनाव है निराशा या निराशा की भावना। निराशा या निराशा की भावना। अगला है इनमें से कौन अच्छे तनाव का संकेत है? भाई तनाव भी अच्छे होते हैं। अच्छे तनाव का संकेत है तो वो है लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है, ये भाई अच्छे तनाव का संकेत है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन तनाव का कारण हो सकता है? इनमें से कौन तनाव का कारण हो सकता है? परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव, ये तो भाई होता ही होता है आप लोग, लेकिन इतना स्ट्रेस मत लेना। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आप क्वेश्चन भी, एग्जाम भी दे पाएंगे। ठीक है, तो परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव, ये तो होता ही है तनाव। दोस्तों के बीच मनमुटाव, बिल्कुल। घर से काम के लिए लंबी यात्रा, इसमें भी होता है कि भाई किसी काम से निकले हैं, कोई ऑफिस वर्क दिया गया तो उसमें तनाव होता है कि भाई ये सही हो जाए, ऐसा ऑफिस वर्क है सही हो जाए, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी, ये सारे तीनों ऑप्शन जो हैं वो एक्चुअली चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन खराब तनाव का संकेत है? इनमें से कौन, अभी अच्छा तनाव था अब ये खराब तनाव है, इनमें से कौन खराब तनाव का संकेत है? खराब तनाव का संकेत है तो वो है ये सभी। क्या है? देखिए, आपको अपने लक्ष्य को पीछा करने से रोकता है, बिल्कुल। आपको शारीरिक रूप से बीमारी या दर्द का अनुभव कराता है। आपको किसी दिए गए कार्य को करने की आपकी क्षमता पर संदेह करता है, तो ये खराब तनाव के संकेत हैं। ये तो तीनों खराब तनाव के संकेत हैं। आपको अपने लक्ष्य को पीछा करने से रोकता है, आपको शारीरिक रूप से बीमारी या दर्द का अनुभव कराता है, आपको किसी दिए गए कार्य को करने की आपकी क्षमता पर संदेह करता है, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला है ऐसी गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। ऐसी गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। ठीक है, आपके अनुसार निम्न में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? स्ट्रेस बस्टर नहीं है तो स्ट्रेस बस्टर है क्या? ऐसी गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है। तो इसमें पूछा जो स्ट्रेस बस्टर है इनमें से कौन नहीं है? लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, समय पर बिस्तर पर जाना, संगीत सुनना, बागवानी। भाई ये तीनों तो हैं, समय पर सोना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, संगीत सुनना चाहिए, बागवानी, गार्डनिंग। तो एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है तो वो है लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। अगला है ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? तो वो है यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। तनाव जो है यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तनाव के बारे में सही है? तनाव के बारे में सही है तो तनाव को प्रतिबंधित किया जाता है। अब ये ऑप्शन देख के आप ये मत लगा देना उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, पहले ऑप्शंस को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, यानी कि तनाव को कम किया जा सकता है। तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तनाव कम नहीं हो सकता। तो भाई ये दोनों तो गलत है। तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। तनाव कम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या है? तनाव के बारे में सही है तो वो है तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है तनाव को। तो ऑप्शन ए राइट होगा, ये मत लगाना। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर आंसर देना है।
अगला है, इनमें से कौन समस्या समाधान प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है? समस्या समाधान प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है तो वो है डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके पास बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, कभी ये समस्या है, कभी वो समस्या है, अगर आप उनका हल ढूंढ लेते हैं, ठीक है, अगर आप उनका हल ढूंढ लेते हैं तो फिर आने वाली समस्याओं को आप सुलझाने में और बेहतर होंगे। आप कहेंगे भाई ये समस्या है, हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, आप कर लोगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपको वो कॉन्फिडेंस है कि आप हर एक समस्या का हल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा कथन सत्य? आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। अगला है, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? मिजाज के हिसाब से, आपके दोस्तों की पसंद के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, या फिर आपके समुदाय के नियम के हिसाब से, एक समुदाय का नियम क्या है उस हिसाब से आप निर्णय लें, या फिर आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं? तो क्या हो जाएगा? आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। इनमें से SWOT का पूर्ण रूप क्या है? ये भी पुरानी PDF में क्वेश्चन वही है, मैं जितनी बार बोलूं उतनी बार कम है, क्वेश्चन वही है, इनको तोड़ मरोड़ के रखा गया है, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन वो जो नए क्वेश्चन है वो इतने भी टफ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। तो इनमें से SWOT का पूर्ण रूप क्या है? इनमें से SWOT का पूर्ण रूप क्या है? तो वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ऑप्शन डी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अगला है, यदि कोई आवेगी है तो इसका अर्थ है कि वे अपने निर्णयों के बारे में अच्छी तरह से सोचें, बिना सहजता से कार्य करता है। आवेगी निर्णय कुछ जन्मदिन सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, जन्मदिन। आवेगी निर्णय कुछ जन्म दे सकते हैं तो वो है कोई बातचीत और निराशा नहीं। ऑप्शन ए होगा राइट, कोई बातचीत और निराशा नहीं। अगला है, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय की ओर ले जाते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि निर्णय किस तरीके से लेने चाहिए, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के हिसाब से आप अपने निर्णय लें। तो इसमें पूछा, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय की ओर ले जाते हैं तो वो बुद्धिमान बातचीत की ओर ले जाते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट, बुद्धिमान बातचीत की ओर ले जाते हैं। अगला है, विशिष्ट गतिविधियों के बीच अपने समय को विभाजित करने के तरीकों को व्यवस्थित योजना बनाने की प्रक्रिया है। फास्ट पढ़ा मैंने, चलिए फिर से पढ़ते हैं। विशिष्ट गतिविधियों के बीच अपने समय को विभाजित करने के तरीकों को व्यवस्थित योजना बनाने की प्रक्रिया है। तो इसमें पूछ रहा है समय को विभाजित करने के तरीकों को, तो क्या हो जाएगा? समय प्रबंधन। समय को विभाजित करने के तरीके को, तो क्या हो जाएगा? समय प्रबंधन। अगला है, समय प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समय प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन, यह कम समय में अधिक काम करने में मदद करेगा भले ही समय की कमी हो, ठीक है। अच्छा समय प्रबंधन आपको बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। आप समय सीमा को पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद या सेवाएं देने में सक्षम होंगे, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला है, पोमोडोरा तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरा तकनीक इसके लिए प्रयोग की जाती है। तो पोमोडोरा तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है? टमाटर काटना। भाई ये इटैलिक वर्ड है, इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे अपनी लैंग्वेज में तब उसका अर्थ होता है पोमोडोरा का टमाटर। आप अगर क्लास देख रहे हैं मेरी तो उसमें मैंने पढ़ाया है पोमोडोरा, ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो उसका अर्थ होता है टमाटर। तो इसमें पूछ रहा है पोमोडोरा तकनीक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरा तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो वो है समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी, समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करना।
अगला है आदत बनने में कितने दिन लगते हैं। आदत बनने में कितने दिन लगते हैं, तो वो है 21 दिन। 21 दिन। अगर कोई आप डिसीजन लेते हैं कि भाई ये काम मैं एक आदत बना लूंगा, ठीक है, जैसे आप एक्सरसाइज की बात कर लो, आप सोचो कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, एक्सरसाइज रोज करूंगा, जिंदगी भर करूंगा, ठीक है, अगर आप लगातार 21 दिन कर लेते हो तो समझ लो आप जिंदगी भर कर सकते हो। इस आदत को आप बनाए रख सकते हो। अगर आप 21 दिन लगातार, एक भी दिन आप छोड़े ना, तो लगातार 21 दिन आप उस आदत को बना सकते हैं। हाँ, कितने दिन लगते हैं, 21 दिन लगते हैं आदत को बनने में। अगर एक दो दिन भी कम हुआ ना, समझ लो नहीं, आप नहीं कर सकते, आप उस डिसीजन को फॉलो नहीं कर सकते। 37 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संसाधनों को अच्छी तरह से बजट, बचत, निवेश और खर्च करने की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। यहाँ पर क्या आया, बजट आया, बचत आई, निवेश आया। अब भाई जो रुपए होते हैं, जैसे हम रुपए ले लें, घर का खर्च हो गया, तो उसमें घर के खर्च का कितना बजट है, कितनी बचत करनी है और कितना निवेश करना है। कोई सैलरी आ रही है, कोई कुछ सैलरी आ रही है, 25,000 20,000 सैलरी आ रही है, तो उसमें जो घर का बजट है उसमें कितनी खर्च होंगे, ठीक है, 10,000 उसमें मान लो बजट खर्च का कर लो, 5,000 बचत कर लो और जो 10,000 वो निवेश कर लो। तो ये क्या है, रुपए के बारे में तो बात हो रही है। और खर्च करने की प्रक्रिया, खर्च भी है इसमें, खर्च भी, खर्च करने की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। तो क्या रुपए की तो बात कर रहे हैं, तो वो है धन प्रबंधन। धन प्रबंधन, धन, ये धन को ही प्रबंधित किया जा रहा है, बजट, बचत, निवेश और खर्च, तो ये है धन प्रबंधन को संदर्भित करता है। अगला है इच्छाओं का एक उदाहरण डैश है। इच्छाओं का उदाहरण, इच्छाओं का एक उदाहरण है। इच्छाएं तो भाई जितनी जितनी पूरी हो उतनी कम है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी आ जाती है। और इच्छाएं वही होती हैं जो हमारे बस में ना हो, पॉसिबल ना हो। बस दूसरों की देख ली, भाई उसके पास क्या बढ़िया बाइक है, मेरे पास भी ये होनी चाहिए, है। तो क्या है, एक महंगी बाइक इच्छाओं का एक उदाहरण है, तो वो है एक महंगी बाइक। 39 नंबर क्वेश्चन है, पैसा खर्च करते समय अंतिम प्राथमिकता डैश को दी जाती है। पैसा खर्च करते समय अंतिम अंतिम प्राथमिकता पूछ रहा है, अंतिम प्राथमिकता। तो वांट्स, जो क्या बोलते हैं, जो चाहिए आपको, ठीक है, और जो जरूरत वो भी है। तो जो अंतिम प्राथमिकता है वो है अरमान। क्या हो जाएगी, अरमान। अब यहाँ पर उपरोक्त सभी है तो ये नहीं होगा, आप लगा दो एग्जाम में जाके, भाई बोला था मैम ने तो यही होगा। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अरमान। अगला है धन प्रबंधन के 3 चरण, बचत, निवेश और हैं। बचत के 3 चरण हैं। पहला तो हो गया बचत, सॉरी, धन प्रबंधन के 3 चरण हैं। पहला हो गया बचत, दूसरा हो गया निवेश और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है खर्च। ऑप्शन बी होगा राइट, खर्च। यहाँ पर भी देखिए उपरोक्त सभी आया तो ये नहीं होगा। तीसरा चरण कौन सा है, वो है खर्च। अगला है बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को डैश कहा जाता है। डैश कहा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को कहा जाता है प्रवास। ऑप्शन सी प्रवास। अगला है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो वो है कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। तो ये जो कथन है वो है सत्य। कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, काम के लिए नए शहर में जाते समय इनमें से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। काम के लिए नए शहर में जाते समय इनमें से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो है हमें अपने वेतन और अपेक्षित खर्चों के बीच के अंतर के बारे में सोचना चाहिए। वेतन और अपेक्षित खर्चों के बीच के अंतर के बारे में सोचना चाहिए। ऑप्शन भी हो जाएगा राइट। 44 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इन्हीं सारे क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, इतनी मेहनत आप लोग करवा रहे हो। इंग्लिश में सारी जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है, और आप लोग बोलते हो कि भाई हिंदी में करवाओ, तो इनको ट्रांसलेट करने में भी टाइम लगता है। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है। अच्छे शिष्टाचार नहीं है। पिछले सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें।
साथ ही यात्रियों और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें, ये तो एक अच्छे शिष्टाचार हैं। कैबिन मैनेजर के निर्देशों का पालन करें, ये भी एक अच्छा शिष्टाचार है। धीमी आवाज में बोलिए, ये भी एक अच्छा शिष्टाचार है। तो क्या हो जाएगा, अच्छा शिष्टाचार नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ही तो बचा, क्या है, ऑप्शन ए। पिछले सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें,